नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड एग्ज़ाम मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट सीरीज़ में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर 5 के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे जो मॉडल पेपर सीरीज़ हमारी चल रही है, इसमें हम आपको 100 मार्क्स का एक मॉडल पेपर आपके लिए ला रहे हैं प्रत्येक वीक, जिसमें हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स यहाँ पे समझा रहे हैं और साथ ही साथ एक क्वेश्चन के साथ आपके यहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, ये सभी तमाम जो मॉडल पेपर हैं जो हम आपको करा रहे हैं, अगर आपको ये चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आपको ये सभी मॉडल पेपर जो अभी तक कराए जा चुके हैं और जो आगे भी कराए जाएंगे, उन मॉडल पेपर को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जो मॉडल पेपर सीरीज चल रही है, ये आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, वीडियो हो गया, समूह का, या जो आजकल वैकेंसी आ रखी है पटवारी और लेखपाल की, उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर, क्विज और डेली करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सर्च कीजिए प्ले स्टोर में उत्तराखंड जीके और सर्च रिजल्ट में देखिए उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप, और इसको इंस्टॉल कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। और हां, यदि आपको ऐप पसंद आता है तो इससे 5 रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, साहित्य में रस का आशय है। देखो, साहित्य में रस का आशय होता है आनंद से, लेकिन वो किस प्रकार का आनंद है? लौकिक आनंद है या अलौकिक? ये यहाँ पे अलौकिक है, ठीक है। लौकिक आनंद है रस या अलौकिक आनंद है साहित्य में? तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अलौकिक आनंद है रस साहित्य में। देखो, अलौकिक आनंद और लौकिक आनंद क्या होता है? लौकिक आनंद का मतलब है भौतिक आनंद से, जबकि अलौकिक आनंद का मतलब होता है आत्मा के आनंद से। और काव्य की आत्मा ही कहा जाता है किसको? रस को कहा जाता है काव्य की आत्मा। रस क्या है? जिससे श्रोता या पाठक के हृदय को तन्मयता मिले या वाणी को जो गदगद कर दे, उसी को रस कहा जाता है। तो साहित्य में रस का आशय यहाँ पे अलौकिक आनंद से। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कौन सा पर्यायवाची तालाब का नहीं है? तो यहाँ पे जो तालाब का पर्यायवाची नहीं है वो है तट। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तट का मतलब होता है यहाँ पे किनारे से। और तालाब के कौन कौन पर्यायवाची हैं? तो पुष्कर हो गया, तालाब हो गया, ये सभी तालाब के पर्यायवाची हैं। या सरोवर हो गया, जलाशय हो गया, पोखर हो गया, ताल, ये सभी क्या हैं? तालाब के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। शांत रस का स्थायी भाव। तो जो शांत रस का स्थायी भाव है यहाँ पे वो है निर्वेद। डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। निर्वेद या सम, ये या वैराग्य, ये सभी शांत रस के स्थायी भाव हैं। अब देखो, प्रेम किस रस का स्थायी भाव है? तो प्रेम है यहाँ पे श्रृंगार रस का स्थायी भाव। जुगुप्सा, ये किसका स्थायी भाव है? तो ये है विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। और अनुराग किसका स्थायी भाव है? तो भक्ति रस का स्थायी भाव है यहाँ पे अनुराग। तो चारों ऑप्शन किस किस के स्थायी भाव हैं, किस रस के स्थायी भाव हैं, ये आपको यहाँ पे जानकारी मिल चुकी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्न में से अनेकार्थी शब्द का उदाहरण है। देखो, अनेकार्थी शब्द हिंदी में ये टॉपिक आपको पढ़ा रखा है। अनेकार्थी शब्द और एकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द होते हैं जिनके एक से अनेक क्या हो, एक से अनेक अर्थ हों, अनेक अर्थ हैं जिनके, ठीक है। तो देखो, हार का मतलब क्या होता है? एक तो वो वाला हार है, कौन सी? हार और जीत वाला, यानी पराजय। और एक हार क्या है? वो माला रूपी हार। तो हार के यहाँ पे 2 अर्थ हो गए, माला रूपी हार से और पराजय वाली हार से। तो हार क्या है? एक अनेकार्थी शब्द है। उसी प्रकार फल के भी यहाँ पे देखो, फल एक तो हुआ परिणाम, या क्या फल मिला या क्या परिणाम मिला। और एक फल क्या हुआ? जो आप खाते हैं। तो इसके भी एक से अधिक अर्थ हैं, तो ये भी आपका अनेकार्थी हो गया। भेद भी एक तो कौन सा भेद हो गया? अंतर। और एक भेद क्या हो गया? किसी ने कुछ भेद छुपा दिया है, तो वो हुआ यहाँ पे। तो कुल मिला के भेद हो गया, फल हो गया, हार हो गया, ये सभी क्या है? अनेकार्थी शब्द के उदाहरण हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है यहाँ पे, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है यहाँ पे पुरुष। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। पुरुष क्या है? एक जाति है, पुरुष जाति। तो पुरुष यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बाकी स्त्रीत्व, ये यहाँ पे भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। स्त्रीत्व मतलब स्त्री जाति का बोध करा रहा है। भाव आ रहा है यहाँ पे स्त्रीत्व का, तो ये भाववाचक हो गया। नारीत्व, ये भी क्या हो गया? यहाँ पे भाववाचक हो गया, मतलब नारी का भाव का यहाँ पे ये क्या करा रहा है? बोध करा रहा है। भोलापन, ये भी एक भाव है, भोलेपन का भाव। तो ये सभी भाववाचक है। जबकि यहाँ पे जो पुरुषवाचक है ये क्या है? जो पुरुष है ये क्या है? आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे जो सही आंसर है, चरण कमल बंदो हरिराई में है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के बारे में अलंकार पे एक स्पेशल टॉपिक बनाया गया है और वहाँ पे आपको पूरी डिटेल समझा रखी है हमने। श्लेष हो गया, उपमा, रूपक, या जितने भी अलंकार होते हैं। तो रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद न हो, यानी जिसकी विशेषता की जा रही है और जिससे उसकी क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जा रही है उसमें कोई भेद ना हो। मुख चंद्र है, ये भी क्या है यहाँ पे रूपक अलंकार है। चरण कमल, चरण क्या है? कमल है, तो ये भी यहाँ पे क्या है? रूपक अलंकार है। तो कई बार आपको ये उदाहरण समझा रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है, सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, निम्न में से शुद्ध शब्द नहीं है। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा नहीं है। तो अनुगृहित, बिल्कुल ये शुद्ध है। आशीर्वाद, ऐसा नहीं होता है आशीर्वाद, ये यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है? अशुद्ध है। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? देखो, शुद्ध अशुद्धि भी कई बार पूछी जाती है एग्जाम में। यहाँ से भी एक ना एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, या तो वाक्य की शुद्धि अशुद्धि पूछेगा या शब्दों की शुद्धि अशुद्धि पूछेगा। तो बिल्कुल शब्दों की शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान आपको जरूर होना चाहिए। तो ऐसा लिखा जाता है आशीर्वाद। इसमें ये वाला सा आता है, यानी तालव्य सा आता है, दंत्य सा इसमें नहीं आता है। तो आशीर्वाद ऐसा लिखा जाता है। तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है, यानी जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्रेषिती। पत्र लेखन वाला टॉपिक करा रखा है, उसमें बताया गया है प्रेषिती, यानी जिसको पत्र भेजा जा रहा है। अब जो पत्र भेज रहे हैं उसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्रेषक। प्रेषक का मतलब होता है पत्र भेजने वाला, और प्रेषिती जिसको पत्र भेजा जा रहा है। अब यहाँ पे प्रेक्षक का मतलब क्या होता है? जो निरीक्षण कर रहा है, निरीक्षण करता, उसे कहा जाता है प्रेक्षक। और प्रेषण मतलब होता है कोई संदेश भेजना या कुछ भेजना। जैसे हम पत्र ही भेज रहे हैं तो पत्र को प्रेषित करना, ठीक है। और प्रेषिती जिसको भेजा जा रहा है। तो चारों शब्दों के मतलब आपको यहाँ पे पता चल गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्न दिए गए विकल्पों में से अविकारी शब्द है। देखो, विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द जिनमें विकार उत्पन्न हो, किसके कारण? लिंग या वचन के कारण। और अविकारी शब्द जिसमें कोई भी विकार यानी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है लिंग या वचन में परिवर्तन किया, मतलब अगर एक वचन हो गया या बहुवचन हो, या वहाँ पे आपका लिंग स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, तो जिन शब्दों में कोई विकार उत्पन्न हो या कोई परिवर्तन नहीं हो उनको कहा जाता है अविकारी शब्द। अब देखो, इन शब्दों में देखते हैं कि अविकारी शब्द कौन सा है। तो लड़का, ये क्या है यहाँ पे? अगर हम एक वचन की बात करें तो लड़का है, बहुवचन की बात करें तो लड़के हो जाएगा। तो कुल मिला के ये एक विकारी शब्द है जिसमें वचन में परिवर्तन होने के कारण इस शब्द में भी परिवर्तन यानी विकार देखने को मिल रहा है। वह एक वचन होगा तो वह, और बहुवचन होंगे तो वे हो जाएगा। एक वचन होगा तो अच्छा और बहुवचन हो जाएंगे तो अच्छे हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, एक वचन होगा, देखो वह यहाँ आ रहा है या वह यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, चाहे वहाँ पे एक वचन हो या बहुवचन हो। राम यहाँ आ रहा है या सेना यहाँ आ रही है, या आप बोल सकते हैं जनता यहाँ आ रही है। तो कुल मिला के बहुत सारी जनता है या एक अकेला कोई व्यक्ति आ रहा है, तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये एक क्या है? अविकारी शब्द हो जाएगा। डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। जब तक वह घर पहुंचा तब तक, तो यहाँ पे तब, और जहाँ पे तब शब्द का प्रयोग होता है या तब संयोजक शब्द के रूप में प्रयोग होता है, वहाँ पे क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है हमेशा। सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है? एक से अधिक उपवाक्य है। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, तो दो यहाँ पे उपवाक्य हैं, और जब दो उपवाक्य मिलते हैं तब क्या बनता है? एक मिश्र वाक्य बनता है। सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, चल खुसरो अपने घर उपन्यास किसका है? मन्नू भंडारी का है, मंगलेश डबराल का है, मनोहर श्याम जोशी का है, या शिवानी यानी जिनको गौरव पंत भी कहा जाता है उनका है।
तो क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। शिवानी यानी जिनको गोरापंत के नाम से भी जाना जाता है, उनका उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास है चल खुश रहो अपने घर। कुछ अन्य प्रसिद्ध उपन्यास है इनके, जैसे कृष्णकली हो गया, कालिंदी हो गया, शमशान चंपा हो गया, कैंजा मायापुरी, ये सभी इनके क्या है प्रसिद्ध उपन्यास है जो आपको बताए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ। तो दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ है यहाँ पे पक्की दोस्ती होना। डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। पक्ष का विलोम शब्द क्या है? पक्ष यानी वो किसी एक पक्ष में है, एक पार्टी में है, और विपक्ष यानी उसके जो विपरीत है जो पार्टी उसके वो पक्ष में है। तो पक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पे? विपक्ष हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। औलाद किस भाषा का शब्द है? अरबी का, तुर्की, हिंदी या पुर्तगाली? तो औलाद यहाँ पे जो आ रखा है वो आ रखा है अरबी भाषा से, जो कि औलाद अब ये हिंदी भाषा में काफ़ी मिल चुका है। तो ये किस भाषा से आ रखा है यहाँ पे? ये अरबी भाषा से आ रखा है। तो औलाद किस भाषा का शब्द है? यहाँ पे अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हिंदी व्यंजनों में कवर्ग की सभी ध्वनियां हैं। जो कवर्ग है हिंदी व्यंजन में, कवर्ग कौन है? का, खा, गा, गा, गा। तो ये सभी ध्वनियां हैं, अनुनासिक हैं, अल्पप्राण हैं, कंठ हैं या अघोष हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कवर्ग क्या होते हैं? सभी कंठ से निकलते हैं, तो उनका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है? कंठे कहा जाता है। अब यहाँ पे अनुनासिक किसे कहते हैं और अल्पप्राण किसे कहा जाता है? तो अनुनासिक जो क्या होते हैं मुंह और नाक से निकलते हैं। अल्पप्राण जिनको बोलने में मुंह से कम हवा निकलती है, जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। अगर हम कवर की बात करें तो का, फिर क्या हो जाएगा? तीसरा कौन हो जाएगा? गा, और पांचवा कौन हो जाएगा? गा। ये सभी क्या है? अल्प प्राण है, बाकी सभी महाप्राण हैं। और अघोष क्या होता है? जिनमें क्या होता है जो स्वर तंत्रियां हैं उनमें कंपन न हो उसे कहा जाता है अघोष। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वो होता है वर्ण होता है या जो अक्षर होता है उसे कहा जाता है अघोष। तो हिंदी व्यंजनों में कवर्गों की सभी ध्वनियां क्या है? यहाँ पे कंठ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मनोहर श्याम जोशी एक प्रसिद्ध कहानी है सिल्वर वेडिंग। इस कहानी का मुख्य पात्र यहाँ पे यशोधर बाबू। डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है। तो संबंधवाचक जिसमें किसी संबंध का बोध होता है, तो उसका उदाहरण यहाँ पे मौसेरा भाई। मौसेरा भाई से क्या यहाँ पे बोध हो रहा है? वो एक मौसेरा भाई है, मतलब कुल मिला के संबंध का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा। बाकी 3 शेर ये एक संख्यावाचक हो गया, मीठा फल भाववाचक हो गया, मीठा, कड़वी बात ये भी भाववाचक हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे मनुष्य को परमुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो जो यहाँ पे ये परमुखापेक्षी अशुद्ध है, तो इसकी आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो शुद्ध वर्तनी होती है इसकी, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा परमुखापेक्षी। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य को परमुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? खेत, दाहिना, आज्ञा या किसान? तो यहाँ पे जो तत्सम शब्द है वो है आज्ञा, बाकी सभी तद्भव शब्द हैं। अब देखो यहाँ पे जो तद्भव शब्द यानी खेत, इसका तत्सम रूप क्या होता है? क्षेत्र होता है। खेत का तत्सम रूप क्या है? खेत एक तद्भव शब्द है, जबकि खेत शब्द का जो तत्सम रूप है वो है क्षेत्र। दाहिना ये भी एक क्या है? तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम रूप होता है दक्षिण। और किसान भी एक तद्भव शब्द है, इसका यहाँ पे तत्सम रूप क्या होता है? कृषक। और आज्ञा तो एक स्वयं क्या है? तत्सम शब्द का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। आत्मजा का पर्यायवाची है। तो आत्मजा का पर्यायवाची होता है यहाँ पे बेटी। सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बेटी के अन्य पर्यायवाची हैं सुता हो गया, तनया हो गया, तनुजा हो गया, आत्मजा, ये सभी बेटी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 से यहाँ पे कुमाऊं का कुंभकर्ण कहा जाता है। तो कुमाऊं का जो कुंभकर्ण है वो कहा जाता है कल्याण चंद को। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है।
कल्याण चंद जो कि कुमाऊं के चंद वंश का एक शासक था और इसका शासनकाल रहा लगभग 1730 से 1748 तक। इसको यहाँ पे कुंभकर्ण क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक तो ये अयोग्य और अशिक्षित शासक था और इसी के शासनकाल में कुमाऊं में रोहिलाओं ने आक्रमण किया था और काफ़ी कुमाऊं क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिए थे रोहिलाओं ने। और इसका समकालीन कौन सा गढ़वाली शासक था, गढ़वाल का जो परमार शासक था वो था यहाँ पे प्रदीप शाह, इस कल्याण चंद का समकालीन था। और माना जाता है कि प्रदीप शाह ने 3 लाख रुपए का इसको क्या दिया था, उधार दिया था कल्याण चंद को, और तब जाके रोहिलों से इसकी संधि हुई थी। तो ये एक शिक्षित और अयोग्य शासक था, इसलिए इसको कहा जाता है कुमाऊं का कुंभकर्ण। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई। देखो राजस्व पुलिस का मतलब होता है पटवारी से। उत्तराखंड में आजकल राजस्व पुलिस यानी पटवारी की वैकेंसी भी आ रखी है, आपको बता दिया गया है उस वैकेंसी के बारे में। तो सभी लोग उस फॉर्म को जरूर भरें, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं वीडियो की, और सिलेबस दोनों का सेम है। और आपको बता दूं तो कि ये जो मॉडल पेपर सीरीज चल रही है, ये वीडियो एग्जाम समूह के जितने भी एग्जाम होते हैं, जो 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनता है जिनमें, और जो पटवारी और लेखपाल की वैकेंसी है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर सीरीज होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। और साथ ही ऐसे ही 12 मॉडल पेपर का आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। 12 मॉडल पेपर की PDF है वो, अगर आपको वो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप 12 मॉडल पेपर वाले वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है। और ऐसे हमारा टारगेट है 30+ मॉडल पेपर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई। तो उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई थी सन 1874 में। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है। और किसने लागू की थी, तो इस समय थे कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे। तो पूछा जा सकता है कि जब राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, तो तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर थे हेनरी रैमजे। तो ब्रिटिशों ने यहाँ पे लागू की थी राजस्व पुलिस व्यवस्था। पुलिस 2 प्रकार की है, एक सिविल पुलिस होती है जिनको हम आम भाषा में पुलिस ही कहते हैं, और एक होती है राजस्व पुलिस जो पटवारी होते हैं, जो उत्तराखंड में है राजस्व पुलिस व्यवस्था, और ये लागू की गई थी सन 1874 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्माता थे। तो जो गढ़वाली फिल्म जगवाल है ये उत्तराखंड की पहली फिल्म है जगवाल, और इसके निर्माता थे यहाँ पे पराशर गौड़। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जबकि कुमाऊनी बोली की जो प्रथम फिल्म है वो है मेघा आ, ये भी आपको ध्यान रखना है। गढ़वाली फिल्म जो प्रथम फिल्म है गढ़वाली वो जगवाल है, जिसके निर्माता कौन थे, पराशर गौड़। और कुमाऊं की प्रथम फिल्म कौन है, तो मेघा आ। तो 23 में यहाँ पे डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पे, निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन सा मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया था। तो अकबर का जो समकालीन था चंद शासक वो था यहाँ पे रुद्रचंद। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा। और आईने अकबर में ये वर्णन मिलता है, आईने अकबर के अनुसार जो कुमाऊं क्षेत्र है वो दिल्ली सूबे में दिखाया गया है। इससे ये पता चलता है कि जो रुद्रचंद है उसने भी अकबर की आधीनता स्वीकार की थी, और ये अकबर का क्या था, समकालीन था। रुद्रचंद जिसने रुद्रपुर नगर को भी बसाया है, और अल्मोड़ा के मल्ला महल का निर्माण भी किसने कराया है, तो वो रुद्रचंद ने ही कराया है। तो रुद्रचंद था अकबर का समकालीन, जो कि अकबर से मिलने उसके दरबार में गया था। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे, कांचुला खर्क प्रसिद्ध है। तो जो कांचुला खर्क है इसकी स्थापना हुई थी 1982 में चमोली में। कहाँ हुई थी इसकी स्थापना, चमोली में 1982 में। और ये प्रसिद्ध है यहाँ पे कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र हेतु। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। चौफुला है, तो चौफुला क्या है, यहाँ पे एक नृत्य है चौफुला। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये किस प्रकार का नृत्य है, तो श्रृंगार प्रधान नृत्य है आपका चौफुला नृत्य। इसमें क्या होता है, स्त्री और पुरुष एक टोली बनाकर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। और चौफुला नृत्य किस श्रेणी का नृत्य है, कई बार ये भी पूछा जाता है। तो असम के बिहू और गुजरात का जो गरबा नृत्य है उसी श्रेणी का नृत्य है अपने उत्तराखंड का चौफुला नृत्य। तो क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पे, निम्न में से बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक का नाम क्या है। तो बद्रीदत्त पांडे द्वारा लिखी गई यहाँ पे जो पुस्तक है वो है कुमाऊं का इतिहास। कुमाऊं का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, बद्रीदत्त पांडे। अब यहाँ पे देखो जो अन्य पुस्तक है, जोहार का इतिहास, ये किसने लिखा है,
तो ये लिखा है बाबू राम सिंह पांगती ने। उसी प्रकार एक अन्य आता है जोहार का, जोहार के स्वर, तो उसको लिखा है शेर सिंह पांगती ने। दो पुस्तकें हैं जोहार संबंधित, जोहार का इतिहास बाबू राम सिंह पांगती और जोहार के स्वर शेर सिंह पांगती। और गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा है, तो ये लिखा है हरे कृष्ण रतूड़ी ने। तो 2700 का यहाँ पे सही आंसर है बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक है यहाँ पे कुमाऊं का इतिहास, बी ऑप्शन 2700 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पे कीर्तिनगर आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ था। देखो कीर्तिनगर आंदोलन कब हुआ था पहले आपको ये पता होना चाहिए, तो ये हुआ था 1948 में। और इस कीर्तिनगर आंदोलन में दो व्यक्ति शहीद हो गए थे, भोलाराम और नागेंद्र सकलानी। तो 1948 में किसका शासन था टिर रियासत में, तो वो था मानवेंद्र शाह का, जो कि टिर रियासत का अंतिम शासक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा। कीर्तिनगर आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ, मानवेंद्र शाह के शासनकाल में 1948 में। क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पे उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया। तो उत्तराखंड का जैसे कि आपको पता है फुटबॉल है राज्य खेल, और ये घोषित किया गया था वर्ष 2011 में। ए ऑप्शन 29 का सही आंसर है। फुटबॉल से संबंधित कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ी रह चुके हैं उत्तराखंड में, जैसे त्रिलोक सिंह बसेड़ा, इनको आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और ये पिथौरागढ़ के थे। इनको वर्ष 2014 में, नवंबर 2014 में इनको मरणोपरांत उत्तराखंड या देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। किसको, त्रिलोक सिंह बसेड़ा को वर्ष 2014 में। और वर्ष 2015 में एक फुटबॉल के एक अन्य खिलाड़ी हैं राम बहादुर छेत्री, इनको भी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2015 में, और ये भी फुटबॉल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे राम बहादुर छेत्री। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे भोटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव कितने वर्ष बाद मनाया जाता है। तो भोटिया जनजाति में एक प्रसिद्ध उत्सव मनाया जाता है कंडाली, और ये मनाया जाता है प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात। डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पे सही आंसर है। भोटिया जनजाति में एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एक विवाह प्रथा पाई जाती है रंगभंग विवाह प्रथा, तो ये किस जनजाति में पाई जाती है, भोटिया जनजाति में पाई जाती है। और विवाह के अवसर पर पौना नृत्य कौन सी जनजाति करती है, ये भी भोटिया जनजाति करती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, और वैसे भी जो जनजाति वाला चैप्टर है वो आपको कंप्लीट यहाँ पे करा रखा है, जिसमें उत्तराखंड की सभी जनजातियों के बारे में आपको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पे उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण, तो ये स्थित है आपका देहरादून में। अब देखो इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, कुछ लोगों को नैनीताल लग सकता है, क्योंकि पहले ये नैनीताल में स्थित था उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण, लेकिन अब ये कहाँ स्थित, बाद में इसको कहाँ स्थानांतरित किया गया, देहरादून में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण देहरादून में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, मोरी हनोल परियोजना किस नदी पर है। तो मोरी हनोल परियोजना है यहाँ पे टोंस नदी पर, और ये कौन से जनपद में है मोरी हनोल परियोजना, तो ये है आपकी उत्तरकाशी जनपद में टोंस नदी पर निर्मित है मोरी हनोल परियोजना। डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पे शीतकाल में श्री बद्रीनाथ की मूर्ति सांकेतिक रूप से किस स्थान पर स्थानांतरित की जाती है। जो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, मुख्य मंदिर है विशाल बद्री, वहाँ पर जो मूर्ति है तो उसको शीतकालीन में कहाँ स्थानांतरित किया जाता है, तो उसको किया जाता है नरसिंह मंदिर जोशीमठ में। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जो बद्रीनाथ धाम है उसका शीतकालीन आवास या शीतकालीन स्थल कहाँ है, तो जोशीमठ में है नरसिंह मंदिर। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पे उत्तराखंड राज्य कैंसर संस्थान कहाँ प्रस्तावित है। तो जो उत्तराखंड राज्य कैंसर संस्थान है ये प्रस्तावित है यहाँ पे हल्द्वानी में। डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है, हल्द्वानी में है उत्तराखंड राज्य कैंसर संस्थान। अब देखो यहाँ पे हल्द्वानी यानी जो नैनीताल में है, तो नैनीताल जनपद में कुछ प्रमुख राज्य स्तरीय जो संस्थान है, जैसे मलेरिया शोध व उन्मूलन केंद्र, ये आपका भवाली नैनीताल में है। गेठिया टीबी सैनिटोरियम संस्थान, ये भी कई बार पूछा गया है, तो ये भी भवाली नैनीताल में है। और प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय, ये भी आपका हल्द्वानी नैनीताल में है। और राज्य कैंसर संस्थान, ये भी आपका हल्द्वानी नैनीताल में हो गया। और डॉक्टर R.S. टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी, ये भी आपका नैनीताल जनपद में स्थित है। तो काफ़ी जो राज्य स्तरीय संस्थान है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। सरकार ने भोटिया जनजाति को
अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में अधिसूचित किया। तो कब किया सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में अधिसूचित? तो 35 का जो सही आंसर है सन 1967 में। और इस सन 1967 में सिर्फ भोटिया जनजाति को नहीं बल्कि जौनसारी हो गया, थर हो गया, बोक्सा, राजी और भोटिया, ये 5 जनजातियां जो कि 1968 में एसटी यानी अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित किए गए थे। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पे आसन नदी व यमुना नदी का संगम स्थल। तो आसन नदी और यमुना नदी का जो संगम स्थल है वो है आपका रामपुर मंडी। रामपुर मंडी जो कि देहरादून में स्थित है। और देहरादून के रामपुर मंडी में यहाँ पे संगम होता है किसका? आसन नदी और यमुना नदी का। अब देखो जो आसन नदी है ये डायरेक्ट यमुना नदी में नहीं मिलती है, बल्कि यमुना नदी पर एक नहर बनी हुई है देहरादून में, शक्ति नहर, तो उसमें संगम करती है आसन नदी जो कि रामपुर मंडी में संगम करती है। शक्ति नहर जो कि यमुना नदी पर बनी हुई है वहां पर आसन नदी। तो 36 का बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे उत्तराखंड में एकीकृत आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई? तो उत्तराखंड में एकीकृत आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी यहाँ पे 21 अक्टूबर 2020 को। 37 का बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। और उत्तराखंड में एकीकृत आदर्श ग्राम योजना किसने शुरू की? तो उस समय तत्कालीन जो सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत उस समय मुख्यमंत्री थे। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एकीकृत आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी 21 अक्टूबर 2020 में। और इसका उद्देश्य क्या था? प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देना। तो 37 का बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है यहाँ पे उत्तराखंड जीएसटी विधेयक पारित करने वाला देश का कितवां राज्य है? तो उत्तराखंड यहाँ पे जीएसटी जो विधेयक है उसको पारित करने वाला देश का 5वां राज्य है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे 38 का सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा में कब पारित किया गया था इसको? जीएसटी को 2 मई 2017 को। पेश तो 1 मई 2017 को किया गया था, लेकिन पारित कब हुआ उत्तराखंड विधानसभा से? 2 मई 2017 को। तो उत्तराखंड जीएसटी विधेयक पारित किया गया 2 मई 2017 को उत्तराखंड में। और ऐसा करने वाला ये देश का 5वां राज्य बना। देश का पहला राज्य जिसने जीएसटी लागू किया या जीएसटी पारित किया वो है असम। ये भी आपको नोट जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 39 है यहाँ पे हाल ही में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से यहाँ पे सम्मान किया गया पंडित सतीश व्यास को। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। देखो ये तानसेन सम्मान जो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान ये किसके द्वारा दिया जाता है? एमपी सरकार के द्वारा दिया जाता है। और वर्ष 2020 में इसको पंडित सतीश व्यास को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया। पंडित सतीश व्यास जो कि एक संतूर वादक हैं। संतूर एक क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो उसके वादक हैं यहाँ पे पंडित सतीश व्यास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर बनी। तो 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस पर परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी वो बनी यहाँ पे भावना कांत। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। और भावना कांत कहाँ की है? बिहार के दरभंगा जिले की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 41 है यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो जो वेबसाइट का एड्रेस होता है उसको कहते हैं URL। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो URL की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो फॉर्म भी आपको जरूर नोट करनी है URL की। और URL क्या है? वेबसाइट का एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी। देखो फ्लॉपी क्या होता है? फ्लॉपी एक डाटा स्टोरेज डिवाइस होती है। तो फ्लॉपी की क्षमता क्या है? तो सुपर कंप्यूटर की फ्लॉपी की क्षमता होती है 500 मेगा फ्लॉप। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है यहाँ पे संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और जब संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि एक संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की बैठक आयोजित की गई थी तो उसमें स्थायी अध्यक्ष चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को, जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, उनको कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को। तो 43 का यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को।
क्वेश्चन नंबर 44 है यहाँ पे, उदारवाद का मूल सिद्धांत है सामाजिक न्याय, राष्ट्रवाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता या समानता। तो जो उदारवाद है उसका मूल सिद्धांत यहाँ पे स्वतंत्रता, व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। यानी उदारवाद का मतलब है यहाँ पे व्यक्ति की स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है यहाँ पे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है। सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे, आईने अकबर में भूमि को बांटा गया है। आईने अकबर में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो आईने अकबर में भूमि को बांटा गया है 4 भागों में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। आईने अकबर ये किसके द्वारा लिखी गई है? अब्बुल फजल, जो कि अकबर का एक दरबारी था। अकबर के 9 रत्नों में से एक था अब्बुल फजल, और उसी के द्वारा लिखी गई है आईने अकबरी, जिसमें भूमि को बांटा गया है 4 भागों में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह संवैधानिक संस्था है, यह प्रधानमंत्री के लिए कर्मचारी एजेंसी है, इसे एक विभाग की इसे दी गई है, बिल्कुल ये एक विभाग, एक कार्यालय है, इसके अंदर कोई संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी पीएमओ के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, जो पीएमओ वो संवैधानिक संस्था नहीं है, तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यह संवैधानिक संस्था है, ये असत्य है पीएमओ के बारे में। पीएमओ जिसकी स्थापना 1947 को की गई थी, और ये प्रधानमंत्री के अधीन एक क्या होता है? कार्यालय होता है, एक विभाग है। ये एक संवैधानिक संस्था बिल्कुल भी नहीं है। तो संवैधानिक संस्था कौन होता है जिसका उल्लेख आपको संविधान में मिलेगा? तो प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में असत्य कथन कौन है यहाँ पे? तो ए ऑप्शन यहाँ पे 46वां का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है यहाँ पे, रंगास्वामी कप का संबंध है। तो जो रंगास्वामी कप है इसका संबंध यहाँ पे हॉकी से, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1928 से शुरुआत हुई थी रंगास्वामी कप की। और ये किस खेल से संबंधित? तो हॉकी से संबंधित है आपका रंगास्वामी कप। क्वेश्चन नंबर 48 है यहाँ पे, उत्तरी अमेरिका की सीमाएं कितने महासागरों को स्पर्श करती है? तो उत्तरी अमेरिका की सीमाएं करती है यहाँ पे 3 महासागरों को स्पर्श। कौन कौन है? इसके पश्चिम में है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में है प्रशांत महासागर, दक्षिण में है अंटार्कटिक महासागर, और उत्तर में है आर्कटिक महासागर। यानी 3 महासागरों को स्पर्श करती है उत्तरी अमेरिका की सीमा। तो बी ऑप्शन 48 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है यहाँ पे, मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने कराया? मांडू जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और मांडू का जो प्रसिद्ध किला है उसका निर्माण कराया है हुसैन शाह ने। ए ऑप्शन 49 का यहाँ पे सही आंसर है। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? तो जो हीराकुंड बांध परियोजना है ये आपकी किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। और ये किस नदी पर है? तो उड़ीसा में है, ये महानदी पर है हीराकुंड बांध परियोजना। सी ऑप्शन 50 का सही आंसर है। दोस्तों तो मॉडल पेपर 5 के पार्ट 1 में हमने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए हैं, और जो नेक्स्ट इसके 50 क्वेश्चन है वो इसके सेकंड पार्ट में बताए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन को आपको डिटेल्स एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और आपको ये सीरीज कैसे लग रही है, उत्तराखंड मॉडल पेपर प्रैक्टिस सीरीज जो हमारी यहाँ पे आजकल चल रही है, आपको इससे कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना बेनिफिट्स हो रहा है, और कैसे आपको लग रही है, जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों इसके सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।